नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल और जय राम जी की और जय माता जी की साहब। ये सर्वधर्म और सर्वजातीय संबोधनों के बाद मैं इस सेशन में और इस क्लास में आपसे कुछ मज़ेदार अवधारणाओं के ऊपर, विचारधाराओं के ऊपर, शब्दावली के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। हेलो। तो अब कुछ समय तक हम राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं, विचारधाराएं, शब्दावली, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं हम फिर उपागम शब्द का प्रयोग कर लें और हो सकता है कहीं हम सिद्धांत शब्द का प्रयोग कर लें। इन सब की मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो राजनीति विज्ञान की शुरुआती समझ हम विकसित करने की कोशिश करेंगे। आपकी शुरुआती समझ, यह आज पहली क्लास है। आप राजनीति विज्ञान किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर आप पढ़ते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, किसी भी राज्य में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी पीएससीज में, चाहे वो पीजीटी के एग्जाम्स हों, राजस्थान में जिनको स्कूल लेक्चर आरपीएससी के एग्जाम बोले जाता है, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में है, उसमें ये अवधारणाएं, विचारधाराएं, ये शब्दावली, ये उपागम और सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये शुरुआती समझ है। अगर आपको इन सब की समझ विकसित हो गई है आपको राजनीति विज्ञान में, तो आप ये मानिए कि आपकी नींव तैयार हो गई है, आपका एक फाउंडेशन तैयार हो गया है। अब ये फाउंडेशन का ही काम होगा, एक एक करके मैं विभिन्न शब्दों के माध्यम से आपकी नींव में एक एक ईंट लगाता जाऊंगा और हर एक शब्दावली का आपको अर्थ बताता जाऊंगा। तो अब मैं आपको यही कुछ बताने वाला हूं। देखिए, आप जब भी किसी भी पॉलिटिकल साइंस में किसी भी चीज की तैयारी करें, चाहे वो आरपीएससी का ग्रेड फर्स्ट की तैयारी हो, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हो, वो नेट जेआरएफ की तैयारी हो, चाहे वो फिर आपकी किसी भी पीजीटी की तैयारी हो, किसी पीएससी में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो पॉलिटिकल साइंस की, तो आप यहां से शुरुआत कीजिए। शुरुआत कैसे करें आप? अगर आपको राजनीति विज्ञान विषय के ऊपर अगर आपको कमांड प्राप्त करनी है तो क्या करें? आप सबसे पहले उसकी जो शब्दावली है, विशिष्ट शब्दावली, उसकी जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पे ध्यान दीजिए आप, नंबर एक। फिर आप थिंकर्स कीजिए, जिनको आप चिंतक बोलते हैं, थिंकर्स पढ़िए। या पॉलिटिकल थॉट जिसको आप बोलते हैं, वेस्टर्न और इंडियन। फिर आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरीज के बाद आप कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस पढ़िए। फिर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़िए, फिर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़िए। तो आपकी समझ पूर्ण इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं
तो आपकी समझ ज्यादा विकसित होती है। तो मैं इसी स्टेप के तहत, इन्हीं वैज्ञानिक कदमों के तहत, तार्किक ज्ञान के तहत, मैं आपको सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, सब चीजों को हटा देते हैं, कंसेप्ट, विचारधारा, शब्दावली, उपागम, सिद्धांत, ये क्या है, हम सीधी चर्चा करते हैं कि मैं आपको विभिन्न विचारधाराओं के माध्यम से शब्दावली समझाने की कोशिश करूंगा। जो विभिन्न शब्द हैं जो आपको कम समझ में आते हैं, पढ़ने में भी कम आते हैं, हालांकि ये बार बार शब्द रिपीट होते हैं, हम इनका समझ अर्थ नहीं जानते, इसलिए इनको कनेक्ट नहीं कर पाते विभिन्न अपने ज्ञान के साथ। तो मैं इनका कनेक्शन बताऊंगा विभिन्न चीजों का आपस में। तो अब हमने निश्चित कर लिया कि मैं आपको शुरुआत में कुछ विचारधाराएं करवाऊंगा, आइडियोलॉजीज कराऊंगा, अवधारणाएं, कंसेप्ट्स करवाऊंगा, और इनसे जुड़ी हुई जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, वो करवाऊंगा। आगामी 3, 4, 5 क्लास जितनी भी हमारी होती है, ये इसी के ऊपर होने वाली है। अगर ये आप में समझ विकसित हो गई, और इन बिटवीन में आपको इन्हीं से जुड़े हुए थिंकर्स यानी विचार करवाऊंगा, और राजनीति विज्ञान की शुरुआत से लेकर समकालीन समय तक 2020 तक की मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप है और वर्तमान पैटर्न है और क्वेश्चंस की नेचर है, जो वो समकालीन ज्यादा हो गई है। परंपरागत और जो आधुनिक था वो भी आता है, लेकिन समकालीन भी महत्वपूर्ण हो गया है। पिछले 30-40 साल में राजनीति विज्ञान में क्या हुआ है, ये आपकी बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलता। तो मैं आपको परंपरागत राजनीति विज्ञान, प्राचीन राजनीति विज्ञान से लेकर समकालीन राजनीति विज्ञान तक की विचारधाराएं, अवधारणाएं, शब्दावली और विचारकों की चर्चा करूंगा। विशेष करके आधुनिक युग और समकालीन युग की मैं ज्यादा फोकस करूंगा, और ये चीजें आपस में हम जोड़ लेंगे ताकि आगे जब हम पॉलिटिकल थॉट करें, पॉलिटिकल थ्योरीज करें और कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस करें, उस समय हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं आई। अगर ये आपकी नींव तैयार हो गई है तो उसके बाद भवन खड़ा करने में, उसके ऊपर एक महल खड़ा करने में, ज्ञान का जो महल खड़ा होगा उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपके। तो मैं आपको जो चर्चा करूंगा स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको उदारवाद करवाऊंगा, लिबरलिज्म, मैं आपको रूढ़िवाद करवाऊंगा, कंजर्वेटिज्म, मैं आपको आदर्शवाद करवाऊंगा, आइडियलिज्म, और इनके सिर्फ शुरुआती समझ विकसित करूंगा। क्योंकि जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें तो इनकी व्यापक चर्चा होगी। मैं आपके सिर्फ शुरुआती समझ विकसित करूंगा और इससे संबंधित शब्दावली और विचारक आपको याद कराऊंगा, ताकि जब बार बार रिपीट हो तो आपके समझ में आ जाए और आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। फिर मैं आपको समाजवाद करवाऊंगा, फासीवाद, फेमिनिज्म, नारीवाद, ग्रीन टेक्नोलॉजी या पर्यावरण, ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या, हरित राजनीति या पर्यावरणवाद करवाऊंगा, बहुसंस्कृतिवाद करवाऊंगा, मल्टीकल्चरलिज्म कराऊंगा। आगामी समय में हम इन सब की चर्चा करने वाले हैं, और एक और हम कर लेंगे, जो कि जब समाजवाद करेंगे तो इसके साथ साथ अनार्किज्म और कर लेंगे, अराजकतावाद। इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, कंजर्वेटिज्म, आइडियलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, सोशलिज्म, एनार्किज्म, मल्टीकल्चरलिज्म और फासिज्म। देखिए, पहले तो ये शब्द है, ये आप कहेंगे इतने शब्दावली एकदम आपके दिमाग में है, या आप इनके सबके नाम सुन रखे हैं? जो भी 12th पॉलिटिकल साइंस जिसने किए उसने सबके नाम सुन रखे हैं, तो कतई इस झंझट में आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको पहले ही याद है। अब मैं आपको एक एक करके, और आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो उदारवाद के ऊपर करने वाला हूं, लिबरलिज्म के ऊपर करने वाला हूं। चलिए, उदारवाद, उससे जुड़ी हुई शब्दावली और उससे जुड़े हुए विचारक करवाऊंगा मैं आपको।
फिर एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उदारवाद के ऊपर। लिबरलिज्म के ऊपर। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से और स्थानीयता से उठे हुए उदाहरण लोकलाइज कर दूंगा मैं। आज देखेंगे आप पॉलिटिकल साइंस को, और लोकलाइज की मैं शुरुआत करता हूं, कैसे हम स्थानीयकरण कर दें, क्योंकि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको ये बताऊं, एक गुरुजी आ स्कूल का, तो गुरुजी एक दिन टाबरा ने हिंदी पढ़ावा है। हिंदी पढ़ाया तो गुरुजी बोलिया कि टाबरो लिखो री ऋषि। ये तो मैंने लिख दिया। उन्होंने बोला कि सारे बच्चे री ऋषि लिखे। देखिए, बड़ा संकट आता था, क्योंकि जब हम शुरुआत में ये सब सीखा करते थे, ये शब्दावली जब हम सीखा करते थे, ये जो हिज्जे सीखा करते थे देवनागरी लिपि के, तब ये सबसे कठिन लगा करता था। आप खुद अपने बचपन को याद कीजिए, एक तो ये लिखना, एक ये लिखना और एक ये री ऋषि लिखना, ये सबसे टफ लगा करते थे उस टाइम। बचपन में जब हम सीख रहे थे, शुरुआती अक्षर उस टाइम हम अक्षर लिखते नहीं थे, अक्षर कोड़ते थे, हम चित्र बनाते थे उनका। तो एक बच्चा जो बिल्कुल मौलिक सोच वाला था, वो बोला कि गुरुजी मने री ऋषि तो कौन लिखना हुआ है, मैं मोडो लिख दूं के। तो आप री ऋषि बोले या मैं से मोडा बोले, एक ही बात है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि हम चीजों को कठिन नहीं करेंगे, बल्कि चीजों को सिंपल कर लेंगे। तो हम री ऋषि की बजाय ये वाला कंसेप्ट पकड़ेंगे, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपके ऊपर अपने ज्ञान का प्रभुत्व स्थापित नहीं करना चाहता, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आपके हंसते हंसते, मजाक मजाक में और साधारण शब्दों के माध्यम से और साधारण शब्दावली के माध्यम से राजनीति विज्ञान आपको समझाऊं कैसे। ये है मेन मोटिव मेरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खैर मजाक की बात ही, कोई बुरा नहीं माने, क्योंकि ऋषि महोदय को मोडा ही बोलते हैं गांव में। उदारवाद, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था उदारवाद की, कि इससे जुड़ी हुई शब्दावली और इससे जुड़े हुए विचारक। तो जब मैं आपको उदारवाद समझाऊं, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं करवाऊंगा क्या क्या। मैं आपको करवाऊंगा ये पुनर्जागरण, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। कोई चीज पहले आती फिर बाद में आती, बाद में कैसे सब कुछ आगे बढ़ा, ये करवाऊंगा। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन, फिर मैं आपको कराऊंगा वणिकवाद या वाणिज्यवाद, आप इसको कुछ भी बोल। देखिए, शब्दावली पे ही जोर है। मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको मजाक मजाक में और इतिहास और कहानियों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। फिर वणिकवाद और वाणिज्यवाद के बाद मैं आपको ज्ञानोदय करवाऊंगा, या ज्ञानोदय को हम प्रबोधन बोलते हैं। इस प्रबोधन के बाद मैं आपको फिर आ जाऊंगा मुख्य मुद्दे पे, जो हमारा मुद्दा है उदारवाद। और फिर इस उदारवाद के आपको सारे प्रकार और उससे जुड़े हुए विचारक करवा दूंगा। मैं उदारवाद में आपको क्लासिकल लिबरलिज्म, शास्त्रीय उदारवाद करवा दूंगा। मैं इसमें आपको आधुनिक उदारवाद करवाऊंगा, और मैं इसमें आपको समकालीन उदारवाद करवाऊंगा। और समकालीन की भी मैं आपको तीनों धाराएं करवा दूंगा। स्वेच्छातंत्रवाद या इच्छा स्वातंत्र्यवाद, या नव उदारवाद या नव दक्षिण पंथ, न्यू राइट्स बोले, नियो लिबरलिज्म बोले, या लिबर्टेरियनिज्म बोले, आपकी इच्छा है।
इसी में मैं आपको उदार समतावाद करवाऊंगा, जिसे महान विद्वान विल किमली का वाम समतावाद कहते हैं। और इसी के तहत मैं आपको समुदायवाद भी करवा दूंगा। तो इन सब की हम अब चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। मैं तरतीब से, चूंकि ऐसा कुछ हुआ था और एक के बाद ये दूसरा आया है, तो अगर हम पीरियोडिक दृष्टि से देखें, क्रमिक रूप से देखें, तो पहले पुनर्जागरण हुआ, फिर धर्म सुधार आंदोलन हुआ, फिर वणिकवाद वाणिज्यवाद आया, और इसके साथ साथ औद्योगिक क्रांति आई, ज्ञानोदय और प्रबोधन का काल आया, और फिर इन सब से एक नया पॉलिटिकल कंसेप्ट और आइडियोलॉजी आई, उदारवाद, लिबरलिज्म, और इसने फिर भांति भांति के रूप ग्रहण कर लिए। तो मैं सबसे पहले रेनेसा यानी पुनर्जागरण की चर्चा करता हूं। तो मैं आपको उदारवाद करवा रहा हूं, तो मैं आप इस उदारवाद के तहत हम तीन चीजें ले लेते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और प्रबोधन। प्रबोधन को ज्ञानोदय भी बोला जाता है। बहुत बार आपके सामने यह शब्द आएगा। चलिए, इंग्लिश में एक ही है, एनलाइटेनमेंट। ये क्या है? सबसे पहले हम रेनेसा या पुनर्जागरण की चर्चा करेंगे। बार बार ये शब्दावली आएगी, आप विचार करेंगे तभी ये शब्दावलियां आएगी। आप देखेंगे कि लोस्की बोला कि मैकियावेली में संपूर्ण रेनेसा आ गया, संपूर्ण पुनर्जागरण आ गया। अब आपको ये नहीं पता पुनर्जागरण क्या था जो मैकियावेली के अंदर था, अब पता नहीं क्या है, तो रटें क्यों, समझे ना हम। तो मैं आपको सर्वप्रथम रेनेसा बताऊंगा। देखिए, 14वीं शताब्दी तक आते आते इटली में एक नया मध्यम वर्ग पैदा हुआ जिसकी सोच स्वतंत्र थी, और इस स्वतंत्र सोच ने वहां पुनर्जागरण किया। पुनर्जागरण का तात्पर्य है दोबारा उठना, क्योंकि इससे पहले 700-800 साल से जो वहां एज चल रही थी वो डार्क एज थी। मैं आपको वेस्टर्न यूरोप और यूरोप की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि जो भी जितना भी ज्ञान है अपना अधिकांश पॉलिटिकल साइंस का, वो पहले यूरोप केंद्रित है और उसके बाद यूएस केंद्रित है। यानी एंग्लो अमेरिकन है और यूरोपियन है, महाद्वीपीय यूरोपीय है, बस यही है। तो ये पुनर्जागरण जिसकी शुरुआत मैंने कहा इटली से हुई, ये फ्लोरेंस तो इसका मुख्य नगर था जहां का रहने वाला मैकियावेली था। इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, और इसका कारण यह था कि इटली में ही पोप रहता था, और इस पोप की वजह से ही डार्क एज आई थी। पोपवाद ने चर्चवाद को बढ़ावा दिया, धर्मवाद को बढ़ावा दिया। तो इस पोपवाद, चर्चवाद, इन सब ने मिलके और एक अंधकार का काल ला दिया यूरोप में। अंधकार का तात्पर्य है कि अब पोपशाही हावी हो गई, धर्म हावी हो गया, रूढ़ियां हावी हो गई, अंधविश्वास हावी हो गया। अब इससे मुक्ति का प्रयास जो किया गया, तब हम कहते हैं कि पुनर्जागरण हुआ। इस पुनर्जागरण ने फिर इन रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पोपशाही और इस चर्च के अन्याय से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया, और उस छुटकारा दिलाने के लिए फिर तर्क का विकास किया गया कि अगर हम तर्क करें, आंख मुंह के किसी भी चीज का पालन नहीं करें। विवेक का रीजन वही है, विवेक तर्क एक ही चीज है। विवेक का विकास किया, इसने विज्ञान का विकास किया। तो तर्क, विवेक, विज्ञान, ये शब्द हमारे सुनने में आए।
तो कुल मिला के अब डार्क एज जब जा रही थी तो इस डार्क एज के जाने में जो मुख्य भूमिका निभाई वो पुनर्जागरण ने, यानी अब अंधकार का काल जा रहा है यूरोप से और लोग पुनर्जागृत हो रहे हैं। उनके तर्क विवेक, जो चीजें कभी यूनानी काल में चला करती थी, जो ग्रीक काल में अरस्तु और प्लेटो और सुकरात के समय जो चीजें चला करती, जो तर्क चला करता था, वो वापस आ रहे थे, क्योंकि बीच में धार्मिक रूढ़ियां, हर एक चीज की व्याख्या धर्म के अकॉर्डिंग होने लगी थी, वो जा रहा था। इसका मतलब पुनर्जागरण हो रहा था। तो इस पुनर्जागरण ने किया क्या? इस पुनर्जागरण ने दो काम किए। मैंने कहा कि इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में इटली में हुई। इस पुनर्जागरण ने एक तो खोज की दुनिया की खोज, और दूसरी खोज की मानव की खोज। क्या मानव खो गया था क्या? हाँ, धार्मिक रूढ़ियों में खो गया था मानव, पोपशाही में मानव खो गया था, मानव की इच्छाएं, मानव के सौपन खो गए थे, और वो सामंतवाद और पोपवाद की बेड़ियों में जकड़ा गया था। तो अब मानव की खोज हुई। मैंने कहा दुनिया की खोज क्या हुई? तो पुनर्जागरण के बाद कोलंबस ने अमेरिका खोज लिया, कुक ने ऑस्ट्रेलिया खोज लिया, वास्को डिगामा ने भारत और एशिया खोज लिया, यानी स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के विभिन्न नाविक निकले और उन्होंने नए नए महाद्वीपों का रास्ता खोजा और वहां से व्यापार करना आरंभ कर दिया। यानी दुनिया की खोज हुई। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनसे यूरोप का संबंध स्थापित हुआ। यानी पुनर्जागरण की वजह से दुनिया की खोज शुरू हुई। फिर मैंने कहा कि इससे फिर मानव की खोज शुरू हुई। मानव की खोज है कि अब ये पोपशाही से और इन सब के नियंत्रण से, सामंतवाद के नियंत्रण से मुक्त होने लगा। और ये वो युग है, पुनर्जागरण का युग, जब कृषि जा रही है और व्यापार आ रहा है। देखिए, पहले कृषि थी, फिर व्यापार आया और फिर उद्योग आए। देखिए, व्यापार में उद्योग में फर्क है। देखिए, पहले कृषि एक थी, व्यापार आया, यानी वास्को डिगामा या यहां ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, उद्योग लगाने नहीं आई थी। यहां से चीजें खरीदो और बाहर बेचो, बाहर से खरीदो और यहां बेच दो, ये था व्यापार, जिसको हम कहते हैं कि वणिकवाद आया, वाणिज्यवाद आया। उद्योग औद्योगिकरण, यानी जब वैज्ञानिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, तब उद्योग आए। तो मानव की खोज हुई। मानव की खोज का तात्पर्य है कि अब तार्किकता आई, विवेकशीलता आई और मानववाद आया, या आप मानवतावाद कह लीजिए। अब ये मानववाद क्या है, मैं आपको ये शब्दावली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बार बार आएगा, मानववाद या मानवतावाद। चलो इस शब्दावली को समझते हैं, ये क्या है। तो मानववाद या मानवतावाद का तात्पर्य है कि हर चीज का स्टैंडर्ड मानव है। कोई भी गतिविधि वो मानव के सुख के लिए, मानव के आराम के लिए और मानव की उन्नति के लिए होनी चाहिए। हर चीज ह्यूमन सेंट्रिक हो गई है, जो कभी रिलीजन सेंट्रिक या सोशल सेंट्रिक हुआ करती थी। यानी पहले सारी गतिविधियां धर्म केंद्रित हुआ करती थी, व्यक्ति की बजाय धर्म केंद्रण में था, समाज केंद्रण में था, व्यक्ति का कहीं नाम ही नहीं था। तो अब मानव महत्वपूर्ण हो गया है, मानव केंद्र में आ गया है। मानव की खुशियां, मानव के सौपन, मानव के उद्देश्य, ये सारे केंद्र में आ गए। तो हम कहते हैं मानवतावाद का विकास हुआ। तो मैं कह रहा था कि इस पुनर्जागरण ने दुनिया की खोज की, मानव की खोज की, इसने विवेकशीलता, तार्किकता और वैज्ञानिक विचारों का विकास किया। उसको हम फिर पुनर्जागरण कहते हैं। तो ये पुनर्जागरण है क्या? दरअसल पुनर्जागरण एक बौद्धिक क्रांति है, एक मेंटल रिवॉल्यूशन है। बौद्धिक रिवॉल्यूशन का तात्पर्य है कि ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति हुई और प्रत्येक क्षेत्र में मानव सेंट्रिक हो गया और धर्म की अवहेलना की जाने लगी, धार्मिक रूढ़ियों से मुक्ति के प्रयास किए जाने लगे, धार्मिक परंपराओं को नकारा जाने लगा, चाहे वो विज्ञान थी, चाहे वो कला थी, चाहे वो साहित्य था और चाहे वो चित्रकला थी, चाहे वो स्थापत्य कला थी। प्रत्येक जगह अब तर्क, विवेक और मानवतावाद आ गया था। हम पढ़े विज्ञान में कैप्लर जैसे लोग आ गए, कोपरनिकस आया, गैलीलियो आया, न्यूटन के नियम आ गए। पहले कहा करते थे, धार्मिक रूढ़ि ये थी कि
पृथ्वी टिकी हुई है और सूरज पूर्व में निकलता और पश्चिम में जाता है। ये धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था। पोप साहब की व्याख्या ये थी, रोमन जो पोप था वो ये कहा करता था। फिर गैलीलियो और इन सब लोगों ने ये कहा कि नहीं, रुका हुआ है वो सूर्य है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। चलिए, ये तो बिल्कुल एक अलग चीज की स्थापना होगी, एक स्वतंत्र विचार की स्थापना होगी, एक नए विचार की स्थापना होगी। फिर कहा कि आप बताइए, जैसे न्यूटन का नियम आया उससे पहले क्या था कि आप बताइए कि कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आ जाती है? तो क्या नीचे नीचे भगवान है, वो किसी चीज को ऊपर जाने नहीं देते, हर चीज को नीचे खींच लेते हैं। कोई चीज मुक्त हो जाती है तो वो ऊपर चली जाती है। अच्छा, न्यूटन ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। तो मैंने कहा एक बौद्धिक क्रांति थी जो विज्ञान के क्षेत्र में हुई, कला के क्षेत्र में हुई। लियोनार्डो दा विंची जैसे लोग आए जिन्होंने अलग चित्र बनाए, मोनालिसा के चित्र बनाए जिसमें मानव प्रेम, मानव प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण थी। शेक्सपियर जैसे लोग आए, दांते जैसे लोग आए। फिर राजनीति विज्ञान में भी मैकियावेली जैसे लोग आए जिन्होंने धर्म का विरोध किया, पोप की तानाशाही का विरोध किया और सुदृढ़ राजतंत्र का समर्थन किया। तब मैंने कहा यह था पुनर्जागरण, ये थी बौद्धिक क्रांति जो 14वीं और 15वीं शताब्दी में आई और यूरोप के लोगों की सोच बिल्कुल स्वतंत्र हो गई। तो इस मुद्दे पे हमने चर्चा की। अब इस पुनर्जागरण से फिर फर्क क्या पड़ा कि इस पुनर्जागरण से जो नए नए विचार पैदा हुए उसने राजनीति को बिल्कुल बदल के रख दिया। राजनीति में क्या क्या बदलाव आए, इस पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप राजनीति में संप्रभुता की चर्चा होने लगी, राष्ट्र राज्य की चर्चा होने लगी, धर्मनिरपेक्षता की चर्चा होने लगी, नागरिकता के नए रूप में परिभाषित किया गया, अधिकारों की चर्चा होने लगी, स्वतंत्रता की चर्चा होने लगी। यानी राजनीति विज्ञान में भी बहुत सारे परिवर्तन किए इस पुनर्जागरण ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं फिर अगली गतिविधि क्या हुई। अगली गतिविधि हुई धर्म सुधार के रूप में। यानी इस पहले पुनर्जागरण हुआ, इस पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार हुआ। धर्म सुधार क्योंकि धार्मिक जो रूढ़ियां थी, पोपशाही इतनी ज्यादा हावी हो गई थी, रूढ़ियां इतनी ज्यादा हावी हो गई थी, चर्च इतना ज्यादा हावी हो गया था सामाजिक जीवन के अंदर कि वो तानाशाह हो गया था। कोई भी अगर पोप की प्रस्थापनाओं को, पोप की बातों को, पोप की मान्यताओं को, पोप की परंपराओं को चुनौती देता था तो चर्च के लोग उसको जला दिया करते थे। और यहां तक कि पादरी के पद और विभिन्न धार्मिक पद बेचे जाते थे, क्योंकि पद खरीदे जाते थे चर्च के अंदर। तो फिर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश की जाती थी। तो पैसा कैसे कमाए? तो भोले भाले लोगों को यह कहा जाता था कि आप जो पाप करते हैं इसका आपको दंड मिलेगा, इसलिए आप चर्च में पैसा दीजिए और पाप मोचन पत्र लेके जाइए। आप पादरी साइन करके देता था 1 साल बाद पैसा लेके कि मैंने आपको, ईसा मसीह से बात हो गई है, गॉड से बात हो गई है, ये लीजिए पाप मोचन, आपके समस्त पापों से मैं आपको मुक्त करता हूं। फिर किसी को अगर स्वर्ग चाहिए था तो स्वर्ग के और वो बिका करते थे ताम्र पत्र कि ये ताम्र पत्र ले जाइए, पोप महोदय के इसके ऊपर साइन है, झूठे साइन करके पादरी के, और ये दीजिए पैसा और आप अब स्वर्ग जाएंगे मरने के बाद। तो भारत में तो आज भी हो रहा है, यही चल रहा है। यूरोप में ऐसा आज से 600 साल पहले हुआ करता था। तो इस फिर के खिलाफ फिर एक व्यक्ति ने क्रांति की जो खुद एक पादरी था, मार्टिन लूथर किंग, और ये था रहने वाला जर्मनी का। इसने इस धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी और प्रोस्ट किया, यानी विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट तो आप जानते हैं विरोध करना। और इसी प्रोटेस्ट से फिर एक शब्द निकला, प्रोटेस्टेंट। मजेदार शब्द निकला। आप जब भी कभी पढ़ते हैं तो फिर इस धर्म सुधार की वजह से ईसाइयों का एक नया वर्ग पैदा हुआ जिसको अपन प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। इस प्रोटेस्ट शब्द से बना ये
इन लोगों ने फिर रोमन जो पोप था, क्योंकि ईसाइयों की जो मुख्य जो धार्मिक अधिकारी था जिसको हम पोप बोलते हैं, वो रोम में बैठा करता था। आजकल वेटिकन में बैठता है, जो वेटिकन सिटी जिसको कहते हैं, रोम से थोड़ी सी दूर इटली के पास। उस वेटिकन सिटी में जो रोम था उसका विरोध किया प्रोटेस्टेंटों ने। तो दो भागों में बंट गए ईसाई। एक हो गए जो पुराने वाले थे, वो कैथोलिक थे, जिनको अपन कई बार रोमन कैथोलिक बोलते हैं, क्योंकि ये पोप था जो सर्वोच्च धर्माधिकारी था ईसाइयों का, वो रोम में बैठता था। तो एक तरफ रोमन कैथोलिक हो गए, उनके विरोध करने वाले, उनका प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्टेंट हो गए। ये धार्मिक रूप से कट्टर थे और रूढ़िवादी थे, और ये धार्मिक रूप से धर्मनिरपेक्ष टाइप थे और सुधारक थे। ये प्रोटेस्टेंट थे। इनके समय में संघर्ष चला और इन प्रोटेस्टों ने फिर पोप की सत्ता को चुनौती दी। तो ये था धर्म सुधार आंदोलन। यानी इस धर्म सुधार आंदोलन ने फिर लोगों को और उनके मस्तिष्क को उन रूढ़ियों से मुक्त कर दिया। और अब फिर मानवतावाद आया, स्वतंत्रता आई, स्वायत्ता आई, विवेक आया, तर्क बुद्धि आई। क्योंकि जहां तर्क होता है, जहां विवेक होता है, जहां स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्र विचार होते हैं, स्वतंत्र सोच होती है, जहां वैज्ञानिक सोच होती है, वहां फिर धार्मिक रूढ़ियां टिक नहीं पाती, क्योंकि ये विज्ञान की कसौटी और तर्क की कसौटी पे खरी नहीं उतरती। तो ऐसा ही कुछ हुआ, इस धर्म सुधार आंदोलन ने कुछ ऐसा कर दिया। अब इस पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की वजह से कुछ बड़े मजेदार काम हुए। क्या क्या हुआ, हम इसकी चर्चा करते हैं कि राजनीति विज्ञान में पुनर्जागरण और धर्म सुधार से क्या फर्क पड़ा। इसकी वजह से मैकियावेली जैसे लोग विचारक पैदा हुए, और इन लोगों ने फिर राजनीति विज्ञान को कुछ एक नई गति दी। मैंने कहा कि इससे पैदा हुआ एक ऐसा राज्य जिसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। फिर एक नया कंसेप्ट आया राष्ट्र राज्य का, नेशन स्टेट का, क्योंकि पोप था वो पहले प्रत्येक राज्य के अंदर दखलंदाजी किया करता था। अब वहां के राजाओं ने कहा कि पोप पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ये राज्य हमारा है। तब एक राष्ट्र राज्य का विकास हुआ, और इसने एक और चीज को बढ़ावा दिया कि इसने फिर निरंकुश राजतंत्र को बढ़ावा दिया। धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण की वजह से जो राजा थे उनके ऊपर से पोप का नियंत्रण खत्म हो गया, सामंतों का नियंत्रण खत्म हो गया। तब निरंकुश राजतंत्र आए, और उन्होंने, चाहे वो फिर ब्रिटेन में आया, चाहे वो फ्रांस में आया, चाहे वो फिर पर्सा में आया, चाहे वो इटली में आया होगा, फिर निरंकुश राजतंत्रों का विकास हुआ। सामंतवाद राजतंत्र, पहले सामंत थे, ये राजा के पूर्ण नियंत्रण में नहीं थे। सामंत अपनी अलग सत्ता रखा करते थे, राजा को टैक्स दिया करते थे और राजा के विरुद्ध विद्रोह भी कर दिया करते थे। इन राजा इन सामंतों पे निर्भर था। जब निरंकुश राजतंत्र आया तो सामंतवाद खत्म हो गया। नंबर एक, सामंतवाद के साथ साथ एक चीज और खत्म हो गई, पोपवाद भी खत्म हो गया। चर्चा करी थी धार्मिक सुधार ने, तो सामंतवाद और पोपवाद चला गया और निरंकुश राजतंत्र आ गया, यानी राजा शक्तिशाली हो गए। और देखें क्या हुआ, तो जब राष्ट्र राज्य का विकास हुआ तब एक नया कंसेप्ट आया जिसको हम संप्रभुता बोलते हैं। यानी राज्य अपने आप में संप्रभु हो गया। राजा न तो पोप को कुछ समझता था और न ही सामंतों को कुछ समझता था, अब वो संप्रभु हो गया। बाहरी रूप में पोप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आंतरिक रूप में सामंत उसका कुछ नहीं कर सकते, वो दोनों के ऊपर है। राजा बोला मैं धार्मिक मामलों में सर्वोच्च हूं और मैं राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च हूं, तब ये निरंकुश राजतंत्र आया। यानी इसी को हम बोलते हैं कि तब एक संप्रभुता का कंसेप्ट आया, सोवर्निटी का कंसेप्ट आया। अब आर्थिक क्षेत्र में एक और काम हुआ। राजा ने यह देखा कि वो आर्थिक रूप से इन सामंतों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि सामंत है ये जनता से टैक्स लेते हैं, क्योंकि कृषि व्यवस्था है। सामंतों के नाम है जमीन, राजा ने सामंतों को जमीन दे रखी है। वो उन किसानों से अनाज इकट्ठा करते हैं, टैक्स इकट्ठा करते हैं, कुछ अपने पास रखते हैं, कुछ राजा के पास भेज देते हैं। तो राजा, कृषि व्यवस्था थी तो इन सामंतों के ऊपर निर्भर था। तो राजा ने इन सामंतों के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए और अपने राज्य का खजाना भरने के लिए फिर व्यापार को बढ़ावा देना शुरू किया। व्यापार, तब वास्को डी गामा जैसे लोग पुर्तगाल से चले, जब कोलंबस जैसे लोग नए नए देशों की खोज करने के लिए और व्यापार करने के लिए नई दुनिया अमेरिका में गए, तब ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई, अफ्रीकन देशों के साथ व्यापारिक मार्ग ढूंढे गए।
तब व्यापार शुरू हुआ और इस व्यापार को बढ़ाने में राजाओं ने खूब महत्वपूर्ण भूमिका अदा की ताकि खजाना भर सके। सामंत जो टैक्स देते थे, अब सामंतों को कुचला गया तो अब खजाने में पैसा कम आना शुरू हुआ, तो उन्होंने व्यापार पे ध्यान शुरू किया ताकि व्यापारियों से पैसा लेके खजाना भरा जा सके। और व्यापारियों ने राजा की सपोर्ट की क्योंकि राजा उनके व्यापार में वृद्धि के लिए उनको सैनिक दिया करता था। तब वणिकवाद आया जिसको हम वाणिज्यवाद बोलते हैं। ये जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी देखते हैं, ये जो फ्रांस की कंपनी देखते हैं, ये जो पुर्तगीज का, स्पेनिश का, डच का जो भारत आना या विभिन्न थर्ड वर्ल्ड के देशों में जाना या अमेरिका में जाना, ये सब वणिकवाद और वाणिज्यवाद का परिणाम है क्योंकि अब राजा को ज्यादा पैसा कमाने के लिए वणिकवाद और वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया। ये वणिकवाद या मर्केंटाइलिज्म क्या है? मर्केंटाइलिज्म, इसका तात्पर्य है कि राजा के द्वारा व्यापार को बढ़ावा दिया गया। राज्य ये प्रयास किया करता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा निर्यात करूं और कम से कम आयात करूं और भांति भांति का व्यापार करूं। तो उसने व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सेना तक भेजी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वहां के राजा ने उसको हथियार तक अवेलेबल कराए और सेना भी अवेलेबल करवाई। तो ये था वणिकवाद और वाणिज्यवाद। हमें पता है कि अंग्रेज यहां व्यापार करने के लिए आए थे। तो ये पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की वजह से ये सारे प्रभाव पड़े। और फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी में एक नई चीज आई जिसको हम ज्ञानोदय प्रबोधन काल कहते हैं। मैंने कहा ये 14वीं और 15वीं शताब्दी में हुआ, ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ और ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ। तो पहले पुनर्जागरण आया, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, वणिकवाद आया और फिर प्रबोधन काल या ज्ञानोदय हुआ। अब मैं थोड़ी सी चर्चा ये कर लेता हूं कि ज्ञानोदय क्या है, प्रबोधन क्या है। ये फिर एक महत्वपूर्ण शब्दावली आ गई। पुनर्जागरण एक बौद्धिक क्रांति, प्रत्येक क्षेत्र में तर्क और विज्ञान का विकास और मानववाद का विकास। धर्म सुधार, धार्मिक रूढ़ियों से मुक्ति। वणिकवाद, राज्य के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना, आयात कम करना और निर्यात को बढ़ाना। राष्ट्र राज्य यानी एक राष्ट्र प्रेम करना, एक निश्चित भूमि, संप्रभुता की चर्चा हम आगे करेंगे। सामंतवाद जा रहा है, व्यापार बढ़ रहा है तो वणियों का महत्व बढ़ रहा है, ये वणिकवाद और वाणिज्यवाद है। यानी अब कृषि की बजाय व्यापार ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा, एक मजेदार शब्दावली आ गई है, प्रबोधन। एनलाइटेनमेंट क्या होता है या प्रबोधन क्या होता है, इसकी चर्चा करता हूं मैं आपसे। ये बार बार आएगा। तो पहले जो प्रबोधन काल कहेंगे आप, वो है 17वीं और 18वीं शताब्दी। प्रबोधन काल का जो तात्पर्य है वो है कि ये भी एक बौद्धिक दर्शन ही है, एक बौद्धिक क्रांति है। प्रबोधन का काल, इसकी हिंदी बड़ी मजेदार है कि ज्ञानोदय हो गया है, ज्ञान का उदय हो गया है। अब ये ज्ञान का उदय कैसे हुआ, एनलाइटमेंट कैसे हुआ, कैसे लाइट जली, हम इसकी चर्चा करते हैं। ये है क्या प्रबोधन? प्रबोधन का तात्पर्य ये है कि ये जितने भी सामाजिक घटनाएं होती हैं, ये जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं के पीछे कोई भी धार्मिक या अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई भी अधिभौतिक शक्ति नहीं है, बल्कि प्रत्येक घटना और प्रत्येक जो इस संसार में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के पीछे कुछ शाश्वत नियम है। कुछ सार्वभौमिक नियम है। ये शाश्वत और सार्वभौमिक नियम है, इनकी हम खोज कर सकते हैं। मानव इन नियमों का पता लगा सकता है। शाश्वत होते हैं जो हमेशा से चले रहे, किसी भी काल और इन सबसे परे हो रहे हैं। सार्वभौमिक नियम होते हैं जो पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में सार्वभौम पे लागू होते हैं। इसको हम कहते हैं कि ऐसे नियम निरपेक्ष होते हैं। अब हम इस शब्दावली को समझते हैं पहले तो, कि शाश्वत क्या होता है, सार्वभौमिक क्या होता है और निरपेक्ष क्या होता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं प्रबोधन काल में क्या हुआ। जो मैंने कहा, मैं शब्दावली समझाना ही मेरा उद्देश्य है। शाश्वत होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, आदि से अनंत तक जो चलते रहते हैं, उनको शाश्वत कहते हैं।
सार्वभौमिक होते हैं ऐसे नियम जो सब जगह समान रूप से लागू हो। अब मैं ये कह दूं कि एक नियम है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 सही 1/4 दिन में चक्कर लगा रही है, तो एक सार्वभौमिक नियम है। इंग्लैंड में भी लागू होता है, अमेरिका में भी लागू होता है, भारत में भी लागू होता है, जापान में भी लागू होता है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सब जगह यह नियम लागू होता है। निरपेक्ष नियम, देखिए निरपेक्ष शब्द तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम सापेक्ष को नहीं कर ले। तो एक होता है निरपेक्ष और एक होता है सापेक्ष। सापेक्ष का तात्पर्य यह होता है कि कोई भी जो चीज होती है ना, वो या तो समय सापेक्ष होती है, जिसको आप काल सापेक्ष बोलते हैं, या वो व्यक्ति सापेक्ष होती है, या वो स्थान सापेक्ष होती है। अब मैं ये कह दूं कि देवताओं में हनुमान जी है ना, वो सबसे मजबूत देवता है। तो ये कैसा वाक्य है, सापेक्ष है या निरपेक्ष है? तो देखिए सापेक्ष वाक्य है। हो सकता है आज से 2000 साल पहले हनुमान जी को जानते नहीं थे, उसमें तो प्रकृति की पूजा होती थी, तो उसमें तो हनुमान जी नहीं थे। तो ऐसी बातें काल या समय सापेक्ष होती है। व्यक्ति, कई व्यक्ति कहते हैं हनुमान जी नहीं, शिव जी मजबूत है, कई कहते नहीं ईसा मसीह ज्यादा मजबूत है, कई कहते नहीं गुरु नानक ज्यादा मजबूत है। तो ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, उसको माने तो माने वरना नहीं माने। स्थान, हो सकता है भारत के लोग इसको मानते हो, पाकिस्तान के लोग हनुमान जी को शक्तिशाली नहीं मानते हैं। तो सापेक्ष चीजें वो होती है जो समय, व्यक्ति, काल और स्थान के अनुसार बदलती रहती है, वो सापेक्ष चीजें होती है। अच्छा, मोदी जी बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ये समय पे निर्भर होता है। हो सकता है आने वाले समय कोई और अच्छा प्रधानमंत्री आ जाए। व्यक्ति पे निर्भर, कुछ व्यक्ति कहते नहीं तो तानाशाह है, कुछ कहते हैं नहीं तो बहुत अच्छे हैं। स्थान, हो सकता है अमेरिका के लोग नहीं मानते हो ऐसी बातों को, पाकिस्तान के लोग मोदी जी को गाली दे रहे हो, चीन के लोग दे रहे हो। तो ये है सापेक्ष बातें। जाति एक अच्छी व्यवस्था है, रजनी कोठारी कहते हैं, जबकि श्रीनाथ जैसे लोग हैं जो और विचार का, वो कहते नहीं ये तो नहीं है। तो जाति एक कैसी अवधारणा, ये सापेक्ष बिंदु है राजनीति में जाति का महत्व। निरपेक्ष है कि जो समय, काल, व्यक्ति, स्थान से परे हो, यानी जो शाश्वत हो, सार्वभौमिक हो, समय, काल, व्यक्ति, स्थान का जिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो निरपेक्ष चीजें होती है। मैं ये कहूं कि पृथ्वी है, ये अपनी धुरी पे घूमती है। मैं ये कहूं कि जब हम उत्तरी पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने की वजह से वहां ठंडक ज्यादा होती है और बर्फ जमी रहती है। तो आप फिर व्यक्ति हो चाहे कोई व्यक्ति हो, यही बात बोलेगा, किसी भी समय भी ऐसा ही था और कोई भी स्थान था तो यही बातें होंगी। अब मैं ये कहूं कि मैं किसी भी चीज को ऊपर भगाऊंगा तो वो कहां आएगी, नीचे आएगी, तो कोई भी व्यक्ति होगा यही बात बोलेगा। तो ऐसी चीजों को जो बिना तुलना के हो, वो निरपेक्ष चीजें होती है। तो निरपेक्ष और सापेक्ष को समझा, सार्वभौमिक को समझा, शाश्वत को समझा। तब प्रबोधन काल में जो विचारक पैदा हुए, जो वैज्ञानिक पैदा हुए, जो चिंतक पैदा हुए, उन्होंने कहा कि हर चीज है, कोई भी सामाजिक घटना परिवर्तन के पीछे शाश्वत, सार्वभौमिक और निरपेक्ष नियम होते हैं और हम इनका पता कर सकते हैं। जैसे केपलर के ग्रहों के नियम आए, न्यूटन के गति के नियम आए, गैलीलियो ने तब खोज ली दूरबीन। तो ये सारे जो काम हुए, यही प्रबोधन काल की यही निशानी है। इसी प्रबोधन काल में फिर रूसो आया, जिसने कहा कि समानता और असमानता क्या है। रूसो आया, फिर वाल्टेयर जैसे लोग आए, जॉन लोक जैसे लोग आए, मोंटेस्क्यू आया। इन सब लोगों ने फिर, या एडम स्मिथ जैसे लोग आए जिन्होंने स्वतंत्र व्यापार की चर्चा की, लेसेस फेयर की चर्चा की। एडम स्मिथ, जिसको हम क्लासिकल अर्थशास्त्र का पिता बोलते हैं, एडम स्मिथ जैसे लोग आए। तो रूसो, लोक, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ जैसे लोगों ने इस प्रबोधन काल में काम किया और कुछ ऐसे नियमों का पता करने की कोशिश की जो सभी स्थानों पे, सभी समाजों में, सभी काल में, सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होते हैं।
तो इसको हम ज्ञानोदय कहते हैं, यानी ज्ञान का उदय हुआ। ज्ञान का उदय का तात्पर्य है कि हम तर्क के द्वारा, हम अपने विवेक के द्वारा, हम विज्ञान के द्वारा, हम खोज के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा शाश्वत नियमों की खोज कर सकते हैं, राजनीति विज्ञान में भी, प्राकृतिक विज्ञानों में भी, और हर एक समाज विज्ञान में। तो ज्ञानोदय या प्रबोधन, एनलाइटमेंट का तात्पर्य है तर्क का आना, विवेक का आना, विज्ञान का आना, अन्वेषण का आना, पर्यवेक्षण का आना, और हर चीज के लिए वैज्ञानिक नियमों की, शाश्वत नियमों की, सार्वभौमिक नियमों की और निरपेक्ष नियमों की खोज करना ही प्रबोधन या ज्ञानोदय का काल था। अब छोटी सी चर्चा करें। जॉन लॉक बोला कि संप्रभुता सीमित होनी चाहिए। अगर संप्रभुता असीमित होगी तो वहां लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे, वहां राज्य नागरिक अधिकारों को कुचल देगा। तो स्वाभाविक है ये नियम आप किसी भी काल में लागू कीजिए और किसी भी समय लागू कीजिए और किसी भी व्यक्ति पर लागू कीजिए, समान रूप से लागू होते हैं। रूसो ने कहा कि जैसे जैसे व्यक्ति ज्यादा स्वार्थी होता गया और इस स्वार्थपने की वजह से उसने संपत्ति पे कब्जा कर लिया, तो एक अमीर पैदा हो गया, एक गरीब पैदा हो गया, और इसकी वजह से असमानता का उदय हो गया। तो एक ऐसा असमानता का उदय का जो नियम बताया रूसो ने, ये बिल्कुल एक शाश्वत और सार्वभौमिक नियम है। यानी इस काल में चाहे वो राजनीति विज्ञान थी, चाहे वो विज्ञान थी, और चाहे कला थी और साहित्य था, कुछ परिवर्तन के पीछे, सामाजिक घटनाओं के पीछे शाश्वत नियमों की खोज की गई, नए ज्ञान का उदय, नए प्रबोधन का उदय, यानी धार्मिक रूढ़ियों से छुटकारा मिल गया हमें। तो यह था प्रबोधन काल। अब देखें कि इस प्रबोधन काल की विशेषता क्या थी। इस प्रबोधन काल से फर्क क्या पड़ा कि इस प्रबोधन काल ने एक बौद्धिक क्रांति कर दी। नंबर 1, इस प्रबोधन काल ने कुछ एक नई चीज स्थापित की जिसको हम कार्य कारण संबंध बोलते हैं। अब ये क्या है कार्य कारण संबंध? कि एक प्रवर्ती घटना के पीछे एक पूर्ववर्ती घटना जरूर होती है, यानी घटनाओं की एक श्रृंखला चलती है, बिना कारण के कभी कोई कार्य नहीं होता। अब मैं कहूं कि एक कार्य हो रहा है कि कोई चीज जिसको मैं ऊपर भगा रहा हूं, जैसे पेन ही भगा दिया वापस नीचे आएगा, तो बताओ ये कार्य है पेन का ऊपर जाना और वापस नीचे आना। इसके पीछे कारण क्या है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। एक कार्य है कि मैंने बंदूक चलाई और कंधे को पीछे धक्का दिया बंदूक ने, तो ये गति के नियम है, इसके पीछे जो कारण है। तो फिर दुखों का मूल कारण क्या है? दुखों का मूल कारण है कि इसके पीछे कारण है निरंकुशता। तो फिर दुखों का निवारण कैसे होगा नागरिक दुखों का? कि फिर इनको स्वतंत्रता दो, इनको अधिकार दो। यानी कार्य कारण संबंध, हर चीज के पीछे, विज्ञान में कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। अब आप बताइए कि धुआं क्यों निकलता है? धुआं एक कार्य, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आग जल रही है। तो ये है कार्य कारण संबंध। तो प्रबोधन काल ने कार्य कारण संबंधों की खोज शुरू की। कार्ल मार्क्स कहता है कि क्यों होता है मजदूरों का शोषण? मजदूरों का शोषण जो हो रहा है उसके पीछे कारण है पूंजीवाद। तो कार्य कारण संबंध प्रबोधन काल में खोजे जाने लगे, और कार्य कारण संबंध विज्ञान को बढ़ावा देता है। इसने एक और काम किया जिसको हम बोलते हैं अनुभववाद, एम्पेरिसिज्म बोलते हैं इसको, अनुभववाद या अनुभविकता बोलते हैं। तो प्रबोधन काल में अनुभववाद बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी। ये बार बार शब्द आएगा, अनुभववाद क्या होता है, एम्पेरिसिज्म क्या होता है? कि ज्ञान वही सत्य है जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो इंद्रियों से परे है, पारलौकिक ज्ञान है, वो ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, वो ज्ञान सिर्फ कोरी कल्पना है, वो पोंगापंथी है। अब कैसे? ईश्वर है, उसके 4 हाथ हैं, ये कैसा ज्ञान है? ये जो पृथ्वी है ये एक सांड है, उसके सींग के ऊपर खड़ी है, और जैसे ही वो सांड सींग हिलाएगा ये पृथ्वी पे भूकंप आएगा। अच्छा, अंदर से पता नहीं कौन एक मुक्का मारता है, पृथ्वी फट जाती है और अंदर से लावा निकलता है। एक अलौकिक शक्ति है? बिल्कुल नहीं है। अंदर लावा है, गर्म होता है, भाप बनती है और वो भाप तोड़ के बाहर आती है। कुकर क्यों फटता है? तो देखिए ये है अनुभव जो हमने कुकर के माध्यम से देखा।
तो कोई अलौकिक शक्तियां नहीं होती, कोई पारलौकिक कोई लोक नहीं है, यह लोक महत्वपूर्ण है, यह लोक है ना, यही महत्वपूर्ण है, यही जगत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये अनुभववाद आया और पारलौकिकता और जो इंद्रियों के अनुभव से परे चीजें उनको नकार दिया गया। ये जिनको आप प्रत्येक चीज के पीछे अलौकिक शक्तियां ढूंढते हैं, जैसे पहले क्या कहते थे, किसी को हार्ट अटैक आया, वो मर गया, तो क्या कहते, नहीं नहीं वो तो जा रहा था, हार्ट अटैक चलते चलते गिर गया, गिरते ही मर गया। तो नहीं नहीं एक भूत आया, भूत ने उसके पीछे से थप्पड़ मारा और वो मर गया। ये तो अलौकिक चीजें हैं। नहीं, आप अगर अनुभव करेंगे, कार्य कारण संबंध खोजेंगे, विज्ञान और तर्क की चर्चा करेंगे, कोई भूत नहीं था बल्कि उसके हार्ट अटैक हुआ था। यानी अब इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान पे ही बल दिया जाने लगा। और पारलौकिक जगत की बजाय कौन से जगत को महत्वपूर्ण माना गया? इहलोक। परलोक कौन सा होता है? दूसरा लोक, दूसरा जिसे हम चर्चा करते हैं ना, हिंदुस्तानी और विशेष करके जो हिंदू धर्म है वो तो इहलोक की तो चिंता ही नहीं करता, वो तो परलोक की चिंता करता है हमेशा ही। अच्छा, एक प्रबोधन काल ने एक बड़ी मजेदार चर्चा की, जिसकी मैं कहता हूं कि इस प्रबोधन काल ने मानवतावाद का विकास किया, या मानववाद, ह्यूमनिटेरियनिज्म का विकास किया। आप भारतीय ग्रंथ पढ़िए, भारतीय के ना ये पढ़िए आप आरतियां वारतियां कि मैं मूर्ख खलकामी, यानी इतना ज्यादा दबाया गया है, हमारे अंदर इतनी ज्यादा हीन भावना भरी गई है कि मैं मूर्ख खलकामी, मैं मूर्ख हूं, खल हूं, कामी हूं। क्यों भाई? नहीं हूं, मैं साफ दिल का हूं, मैं नैतिक हूं, मैं अच्छा हूं, ये कहो ना, क्यों कहें मूर्ख खलकामी? तो ये है मानवतावाद। मानव अच्छा है, मानव नैतिक है, मानव तार्किक है, मानव विवेकशील है, बिल्कुल मूर्ख खल और कामी नहीं है जैसे कि धार्मिक व्याख्या है, बिल्कुल नहीं है मानव ऐसा। तो ये था मानवतावाद आया इस प्रबोधन काल में। तो हमने ये देखा, और एक और वह ज्ञान और विज्ञान में अंतर संबंध स्थापित किया। अगस्ट कोम्टे जैसे लोग आए और इन्होंने ये कहा कि प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक विज्ञान है, उनको सामाजिक विज्ञानों में भी लागू किया जा सकता है। यानी इस प्रबोधन काल की वजह से विज्ञानवाद का विकास हुआ। विज्ञान का वाद का तात्पर्य है कि वैज्ञानिक नियम स्थापित करना सामाजिक विज्ञानों में भी, ये विज्ञानवाद आया। तो ये था प्रबोधन, इसको बोलते हैं ज्ञानोदय। अनुभववाद पे विश्वास करना, पारलौकिक चीजों की बजाय यही लोक में विश्वास करना, मानव के कल्याण पे पर विश्वास करना, स्वतंत्र सोच, यानी इसने स्वतंत्र सोच का विकास किया, इसने तर्क का विकास किया, इसने विवेक का विकास किया। वही पुनर्जागरण वाली वही बातें, इसी को प्रबोधन काल बोलते हैं। ये बढ़ गया बाद में। तो ये सब था प्रबोधन काल। तो मैंने उदारवाद की जो पृष्ठभूमि बनाई है, नहीं उदारवाद तो एक एज आइडियोलॉजी बाद में करेंगे, मैं तो आपको कुछ शब्दावली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं अब तक आपको जो समझा चुका हूं वो क्या है? मैं आप सबको समझा चुका हूं कि पुनर्जागरण क्या था। मैं आपको समझा चुका हूं कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था। मैं आपको समझा चुका हूं कि वणिकवाद क्या था या वाणिज्यवाद क्या था। मैं आपको समझा चुका हूं कि सामंतवाद क्या था। मैं आपको बता चुका हूं कि पोपवाद क्या था। फिर मैंने आपसे चर्चा की ज्ञानोदय या प्रबोधन काल की। फिर मैंने आपको बताया कि तर्क क्या है, विवेक क्या है, रीजन, यानी प्रत्येक घटना के पीछे कारणों की खोज करना, तर्क करना, किसी भी चीज पे आंख मूंद के विश्वास नहीं करना, हर एक चीज पे प्रश्न खड़ा करना कि ऐसा क्यों हुआ। अगर अब आप तर्क करें, कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी के पूंछ थी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हनुमान जी भी एक महान सेनापति थे, क्योंकि 2000 या 3000 साल पहले जब रामायण लिखी गई थी उसमें कतई बंदर बोलना नहीं जानते थे। मानव का निर्माण हो चुका था 3-3.5 करोड़ साल पहले, जितना भी था, यानी 3000 साल पहले तो पक्के ही बंदर नहीं बोलते थे, मान के चलिए आप। तो हनुमान जी के पूंछ थी ऐसा नहीं था,
ये तो बाद में जब अज्ञान आया और ज्ञान के ऊपर सिर्फ कुछ कुबुद्धि और निर्बुद्धि लोगों ने कब्जा कर लिया, तो उन्होंने लिखना तो ये था कि हनुमान जी सेनापति थे और उनकी पूछ बहुत ज्यादा थी। रामचंद्र जी भी पूछते थे कि लंका पे कब्जा करना है, हनुमान जी क्या करें, तो उनकी पूछ थी। और एक हमारे ज्ञानी महोदय ने, हमारे पुजारी महोदय ने, ब्राह्मण देव ने क्या किया, एक बिंदी लगा दी कि हनुमान जी के पूछ थी। अच्छा चलिए, तो आप हर चीज के पीछे तर्क और विवेक का पालन कीजिए। ये है तर्क और विवेक, कि हम एक निश्चित ज्ञान तक पहुंचे, हम तर्क विवेक विज्ञान के माध्यम से। तो मैंने आपको ये समझाया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इन सब चीजों की वजह से फिर राष्ट्र राज्य आया। इसकी तो मैं कई बार आगे भी चर्चा करूंगा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्र राज्य आया, संप्रभुता आई। ये तो आप जानते हैं कि संप्रभुता क्या है, ये आगे तो चर्चा होगी इनकी। फिर मैंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता आई, धार्मिक सद्भाव आया, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व आया, और ये सब चीजें आई। तो अब तक मैंने आपको ये सारी चीजें बताने की कोशिश की है। तो सामंतवाद और पोपवाद चला गया, और मैंने आपको एक चीज और बताई, ये चला गया तो क्या आ गया, निरंकुश राजतंत्र आ गया। और फिर इस निरंकुश राजतंत्र के बाद फिर ज्ञानोदय काल में फिर लोकतंत्र आ गया। तो पहले आया सामंतवाद और पोपवाद, फिर आया निरंकुश राजतंत्र, फिर आया लोकतंत्र। और इस निरंकुश राजतंत्र पे अंकुश लगाने के लिए आई सीमित संप्रभुता। यानी राजा की संप्रभुता, उसकी ताकत सीमित कर दी गई। तो हमने इन मुद्दों को समझा। अब हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे उदारवाद के ऊपर। क्योंकि ये चर्चा लंबी हो गई है, तो एक बार इस चर्चा को विराम देते हैं और आप इनको दोहराइए, एक बार इनको समझने की कोशिश कीजिए, आपस में जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगली बार जब अगले पीरियड में, अगले सेशन में मिलेंगे, तो मैं आपको अब इनसे उदारवाद, इन्हीं से पैदा हुआ, इन सबको मिला के फिर उदारवाद पैदा हुआ 17वीं और 18वीं शताब्दी में। तब मैं आपको उदारवाद, आधुनिक उदारवाद और समकालीन उदारवाद और इसके विचारकों की चर्चा करूंगा। धन्यवाद, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहे। आप और पुनर्जागरण, धर्म सुधार और प्रबोधन काल को आपने समझने की कोशिश की। धन्यवाद।